नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भंद्रा IAS अकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 26 दिसंबर 2023 एंड एक्चुअली दोस्तों वी वेर अ बिट बीच में गैप हो गया था। द रीज़न वाज आई हैड सम ओरल इन्फेक्शंस सो आई कुड नॉट मतलब कुछ बोलने में प्रॉब्लम हो रहा था। दैट्स वाई आई एम बैक नाउ एंड आप देख भी रहे होंगे मेरा एनर्जी इज़ अ बिट डाउन, बट या आई अश्योर यू दैट व्हाटएवर the news part that has been left for the dated 25th, for the dated 23rd and 24th, which were important for the perspective of UPSC or APSC, we will be covering those news within some gap. Like कल थोड़ा न्यूज़ कवर करूँगा, परसों थोड़ा न्यूज़, नेक्स्ट दिन थोड़ा न्यूज़। इससे क्या होगा दैट आप लोगों की चीज़ें जो हैं मतलब कुछ छूटेगा नहीं जिससे, राइट। सो एनीवेज चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, शुभदीप। चलिए शुरुआत करते हैं। द हिंदू का ये न्यूज़ है रिगार्डिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ना ये आर्टिकल में मेनली डिस्कस किया गया था दैट हम लोग जो बात की जा रही है इंडिया में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को लेकर, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम है जजेस को लेकर, तो ये कहाँ तक वैलिड है, राइट। सो उसी के बारे में ओवरऑल एक डिस्कशन किया गया था और इसको बहुत ही होलिस्टिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग बात करेंगे AIJS, दैट इज ऑल इंडिया जुडिशियल सिस्टम। ये है क्या? यह एक प्रोपोज्ड, मतलब अभी जस्ट बोला गया है, दैट इज नॉट अभी तक लागू इसको नहीं किया गया हमारे देश में। ये जस्ट एक आइडिया दिया गया है और ये आइडिया किसके ऊपर डील करता है? ये एक रिक्रूटमेंट सिस्टम होने वाली है। जैसे IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स को कौन सी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना, वो कौन है? UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC क्या करती है? IAS, IPS इन लोगों को रिक्रूट करती है, समझ रहे हो आप। तो वैसे ही जुडिशरीज में जो जुडिशियल सर्विसेज में जो जुडिशरी है ना, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस ले लीजिए या फिर डिस्ट्रिक्ट जजेस अक्रॉस द स्टेट, उसके लिए जो सिस्टम है उसी सिस्टम में थोड़ी मॉडिफिकेशंस लाने की बात की जा रही है। और इसीलिए बोला जा रहा है दैट क्यों ना, जैसे सेंटर में IAS ऑफिसर्स को सेलेक्ट करने के लिए UPSC जैसे उनको सेलेक्ट करती है, वैसे ही ऑल इंडिया लेवल में ऑल इंडिया एक जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए जो क्या इन सब को सेलेक्ट करे। समझ रहे बात? तो इस पूरे आर्टिकल में हम लोगों ने इस पूरे जो मुद्दा है ना, इस पूरे चीज को हम लोगों ने बहुत एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का आइडिया आया तो आया कहाँ? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ प्रोविजंस है जो कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में लिखी हुई है? अगर है तो क्या है? अभी करंट सिस्टम क्या है डिस्ट्रिक्ट जजेस को रिक्रूट करने का? और अभी जो हम लोग बता रहे हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की फिजिबिलिटी है तो कहाँ तक है? और अगर इसमें चैलेंजेस है तो क्या क्या वो चैलेंजेस है? लेट्स डिस्कस अबाउट दैम, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे इस आइडिया के ओरिजिन के बारे में। नाउ ओरिजिन अगर देख लीजिएगा 1958 एंड 1978 के लॉ कमीशन के रिपोर्ट में ये क्लियरली बोला गया था दैट एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होनी चाहिए जो क्या जजेस को रिक्रूट करने में जो अभी तक स्ट्रक्चरल इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अलग अलग स्टेट्स में वेरिंग बहुत सारे अलग अलग पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। उसके बाद वैकेंसीज की इश्यूज हैं, एक नेशन वाइड स्टैंडर्डाइज को ट्रेनिंग जिससे प्रोविजन नहीं मिलती है तो उस ट्रेनिंग मिलने का प्रोविजन, ये सब सारे एस्पेक्ट्स अगर आप देख लीजिएगा तो यस, इसके लिए हमें लॉ कमीशन ने वही तो बतलाया था ना दैट एक स्ट्रक्चर, इसको हमको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। और ये अभी नहीं, बहुत पहले ही बतलाया था उन्होंने, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस मिलने के 11 साल बाद, है ना, 1978 में भी इन्होंने बतलाया था। और आइडिया को 2006 को फिर से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सपोर्ट किया था और बोला था दैट जी हाँ, पैन इंडिया एक जुडिशियल सर्विसेज काइंड ऑफ कोई तो स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना चाहिए। यही क्यों रिसेंटली लीजिए स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट द ईयर
75 दैट इज 2075, जो क्या किनके द्वारा निकाला गया था भाई, नीति आयोग। उन्होंने भी तो प्रपोज किया था ना दैट हाँ जुडिशियल रिफॉर्म होनी चाहिए, जिसमें क्रिएट होना चाहिए एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, जैसे आईएएस है ना, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, है ना। तो वैसे ही एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में हम लोग को इनकी भी सर्विसेज होनी चाहिए। अच्छा, बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का, देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312 में क्लियरली प्रोवाइड किया गया है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, जो कि बिल्कुल सिमिलर है टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज, है ना। अच्छा, बट देखो ध्यान से देखना, ये तो आर्टिकल 312 में लिखा गया है ना, बट इस 312 के सब क्लॉज 2 में क्या लिखा गया, उसमें क्लियरली लिखा गया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कैन नॉट इंक्लूड एनी पोस्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, और जो क्या फर्दर डिफाइन है आर्टिकल 236 में। और 236 आर्टिकल क्या बोल रहा है, 236 बोल रहा है दैट ए डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है ही कैन इंक्लूड वेरियस पोजीशन सच एज सिटी का सिविल कोर्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब तो खैर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। और अभी करंट सिस्टम क्या है डिस्ट्रिक्ट जजेस को रिक्रूटमेंट के लिए, देखो करंट सिस्टम जो है वो हम लोग आर्टिकल 233 और 234 से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि ग्रांट करता है वेरियस स्टेट को अथॉरिटी देता है, जैसे असम को भी अथॉरिटी देता है, जैसे बिहार को भी अथॉरिटी देता है, जैसे महाराष्ट्र को भी अथॉरिटी देता है ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट डिस्ट्रिक्ट जजेस। और ये कैसे किया जाता है पता है, हर एक स्टेट का अपना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और हाई कोर्ट्स होता है ना। नाउ पैनल्स ऑफ हाई कोर्ट जजेस इंटरव्यू कैंडिडेट्स आफ्टर द एग्जाम एंड सेलेक्ट देम फॉर अपॉइंटमेंट। ये जो हाई कोर्ट जजेस के जो पैनल होता है ना, वो ऑफ कोर्स कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करते हैं एग्जाम के बाद, और उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है। ऑल जजेस ऑफ द लोअर जुडिशरी अप टू द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस आर सेलेक्टेड थ्रू द प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जाम, जिसको क्या कॉमनली बोला जाता है एज जुडिशियल सर्विस एग्जाम। इनफैक्ट आर्टिकल 233 भी डील करता है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, जबकि आर्टिकल 234 डील करता है विद द रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस इन सिविल सर्विसेज, सॉरी जुडिशियल सर्विसेज, राइट। तो दीज आर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस रिक्रूटमेंट। नाउ अगर हम लोग बात करें फिजिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, इसकी फिजिबिलिटी क्या है, पहले तो देखो इससे फायदा क्या है, पहले तो इसका मतलब वही है, इसका फायदा ये है दैट थ्रू आउट इंडिया फ्रॉम जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, फ्रॉम गुजरात टू लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड हो जाएगा। जैसे आईएएस आईपीएस का एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है ना, वैसे ही एक स्टैब्लिश किया जाएगा यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स अक्रॉस द स्टेट। इससे फायदा ये भी होगा, कहा जा रहा है दैट जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो जो है ना, और वैकेंसीज जो है, ये दो बहुत बड़ा इशू है, राइट, कोई भी देश के लिए। इनफैक्ट स्पेसिफिकली फॉर इंडिया ये चीज जो है धीरे धीरे फिलअप होने लगी। इनफैक्ट 1987 में ही लॉ कमीशन की रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया था दैट हर 1 मिलियन मतलब 10 लाख पॉपुलेशन के लिए 50 जजेस होने चाहिए। और बोला जा रहा है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो आ जाएगा, इससे फायदा ये होगा दैट ये रेशियो तो मेंटेन होगा ही, बट साथ ही साथ जो जजेस के जो वैकेंसीज होते हैं ना लोअर कोर्ट्स में, वो भी धीरे धीरे फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। और इससे जो अभी तक बोला जा रहा है इतने ज़्यादा जो वैकेंट पोजीशंस है वो तो फिलअप होंगे ही। अब वैकेंट पोजीशंस अगर फिलअप होंगे, अगर उतने सारे लॉयर्स आ जाएंगे, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो केसेस के जो पेंडेंसीज है ना वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये तो बढ़िया है ना कोई भी देश के लिए। इनहांस्ड अकाउंटेबिलिटी, नाउ बोला कह रहा है विथ सेंट्रलाइज सर्विसेज देयर कुड बी ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस। और कहा जा रहा है दैट इससे फायदा क्या होगा, दैट परफॉर्मेंस मतलब जैसे जजेस का भी वैल्यूएशन क्राइटेरिया वो भी बढ़ेगा, उनकी ट्रेनिंग भी काफ़ी ज़्यादा दमदार होंगी, और उनके ऊपर अगर कोई डिसिप्लिनरी अगर मेलफंक्शन वो लोग कर दे तो उनके ऊपर एक्शंस भी लिया जाएगा, है ना।
इससे क्या होगा, पूरा जुडिशरी, बहुत समय बोला जाता है ना, आप सुनोगे एक्यूजिशंस दी जाती है जुडिशरी के ऊपर दैट ये तो काफ़ी ज़्यादा ओपेक सिस्टम है ना। तो फ्यूचर में क्या एक्विजिशन ये दी जाएगी? नहीं, राइट। तो वही बोला जा रहा है दैट दिस कैन कंट्रीब्यूट टू अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल जुडिशियल सिस्टम। यही नहीं, बोला जा रहा है इट विल अट्रैक्ट अ टैलेंट पूल एज वेल, क्योंकि आप खुद सोचो ना, ये एक रिगोरस एग्जाम बेस्ड सिस्टम होगा जो क्या सेंट्रलाइज सिलेक्शन होगा। इससे क्या होगा दैट हमारे दुनिया के जो बेस्ट टैलेंट है वो सेलेक्ट होंगे। अब सोचो स्टेट ए है, स्टेट ए ने क्राइटेरिया कर दिया है दैट सिर्फ इस स्टेट के बच्चे ही इस जुडिशियल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कंपटीशन क्या होगा, इस स्टेट के बच्चों के बीच में ही होगा, राइट। अच्छा, बट वहीं पर अगर इस स्टेट ने अलाउ कर दिया दैट हर एक स्टेट के बच्चे यहाँ पे आके एग्जाम दे सकते हैं, तो कंपटीशन किन किन के बीच में होगा? इस स्टेट के बच्चों के बीच में तो होगा ही, बट स्टेट बी के बच्चे भी तो यहाँ पे आएंगे एग्जाम देने, स्टेट सी, डी, ई, एफ, है ना। तो यहाँ से जो सिलेक्शन होगा ज्यादा टैलेंटेड बच्चों का होगा क्या? नहीं, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ दैट स्टेट ए में बिल्कुल टैलेंटेड बच्चे नहीं है, नहीं, मैं बिल्कुल टैलेंटेड बच्चे हैं, बट मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे सबसे ज्यादा टैलेंट जो है, बेस्ट लीगल टैलेंट, उनका सिलेक्शन होगा ना, समझ रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट दैट इट विल बी अ बॉटम अप अप्रोच, मतलब बोला गया है दैट ये जो है एक बॉटम अप अप्रोच है इन द रिक्रूटमेंट, है ना। और ये जो है वेरियस जो इश्यूज जो अभी तक राइज होते हैं ना जुडिशरी में, बहुत समय बोला जाता है जो जुडिशरी में नेपोटिज्म होता है, क्योंकि बहुत समय ऐसा देखा गया दैट जजेस के भतीजे, जजेस का रिलेटिव ही फिर से जज बन गया है। तो ये क्या होगा? नेपोटिज्म ही तो हुआ, इनडायरेक्टली करप्शन ही तो हो रहा है। तो ये करप्शन, नेपोटिज्म जो लोअर जुडिशरीज में हम लोग को देखने को मिलता है, वो सब चीजें हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, सवाल ये भी होता है दैट हम लोगों ने बात तो कर लिया दैट अरे भाई इतने अच्छी अच्छी बातें होंगी ऑल इंडिया जुडिशियल सिस्टम अगर सर्विसेज अगर आ जाए, बट क्या क्या चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं? देखो, सबसे बड़ा जो चैलेंजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं वो है इंडिया जो है ना छोटा मोटा कंट्री नहीं है, बहुत डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कल्चरल है, अलग अलग लीगल ट्रेडिशंस है। अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को हम लोग को लाना है तो हमको मेक श्योर करना पड़ेगा दैट ये कल्चरल नॉर्म्स है, लीगल जो ट्रेडिशंस है, उनको हम लोग को नॉर्मलाइज करना पड़े। इसके लिए हम लोग को अगर आने के समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाने की जरूरत पड़ सकती है पूरे देश में, राइट। तो ये तो बहुत बड़ा एक रोड ब्लॉक है, राइट। मोरओवर यही बोला गया दैट ऑल इंडिया जुडिशियल सिस्टम मे फेस रेजिस्टेंस ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट होमोजेनिटी ऑफ जुडिशरी, क्योंकि हर रीजन के लोकल लॉज अलग है, कस्टम्स अलग है, अलग, जैसे तेलंगाना में, जैसे झारखंड में जो ट्राइबल लोगों के कल्चर है और मणिपुर में जो ट्राइबल लोगों के कल्चर है, दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, राइट, है ना। तो वही तो बोला जा रहा है ना, तो आप जुडिशरी का होमोजेनाइजेशन कैसे कर लीजिएगा? इतना इजी है क्या? नहीं ना। नेक्स्ट, इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जी हाँ, अब देखो, अभी क्या है ना, एट प्रेजेंट करंट जुडिशियल फेडरलिज्म हम इसको बोल सकते हैं, आर्टिकल 233 234 के अंडर। क्या है 233 234? यही वाला जो हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। अब ये बोला जा रहा है दैट अगर हम लोग ऑल इंडिया जुडिशियल सिस्टम लाते हैं तो ये कहीं ना कहीं इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट कर रहा है। एक लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि आप खुद सोचो, तेलंगाना का एक अगर जज आ जाता है आपका मिजोरम में, तो क्या वो मिजो लैंग्वेज सीख पाएगा इतना जल्दी? समझ रहे हो बात, है ना। तो यही सब तो है चैलेंजेस। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर। नेक्स्ट, पीएपी का ये न्यूज है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से लिया गया, रिगार्डिंग पालना स्कीम। यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का एम है दैट थ्रू आउट द कंट्री जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहां पे अराउंड 17,000 क्रीश को सेटअप किया जाए ना। क्रीश मतलब होता क्या है, पहले क्रीश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
क्रिश एक फैसिलिटी है जो कि इनेबल करते हैं पेरेंट्स को, स्पेसिफिकली फीमेल पेरेंट्स को। बहुत समय क्या होता है ना, देखो फीमेल पेरेंट्स जो है नौकरी करने जाती है, बट अगर सोचो कोई मदर नई मदर हुई है तो वो कैसे नौकरी करने जाएगी? अपने बच्चे को भी तो उनको फीड करवाना पड़ता है ना, मिल्क, है ना। तो अब क्या हुआ, सोचो आपका ऑफिस यहाँ है और आपके ऑफिस के सामने ही एक क्रिश फैसिलिटी है। इसमें क्या होगा, क्रिश फैसिलिटी में एकदम प्रॉपर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए रहते हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी रहता है ना। और आप अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ के ऑफिस में काम करने जा सकते हो, है ना। वही बोला गया, क्रिश इज फैसिलिटी जो कि इनेबल करता है पेरेंट्स को, पेरेंट्स में मतलब पापा वाला पेरेंट्स नहीं, सिर्फ मम्मी पेरेंट्स, है ना, दैट वो अपने बच्चों को वहां पे छोड़ सकते हैं ड्यूरिंग देयर वर्क, है ना। और यस, बीच बीच में 2-3 बार इनको अलाउ भी होता है क्रिश में आने को, जिससे इनके बच्चों को फीड करवाया जा सके, समझ लो। अब क्रिश फैसिलिटी का अगर सोचो थ्रू आउट इंडिया हर जगह प्रावधान हो जाए तो महिलाएं भी जो है उनको एम्पावरमेंट फील होगा, उनको लगेगा दैट अरे भाई चलो क्रिश फैसिलिटी अवेलेबल है, अब तो मैं भी काम करने जा सकती हूँ बाहर में, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो क्या नौकरी के बाद मतलब बच्चे पैदा करने के बाद नौकरियां छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि एक इन्वायरमेंट उनको नहीं मिलता ना, दैट अपने बच्चों को कैसे पाले पोसे, समझ लो बात, है ना। तो वही यहाँ पर बोला गया है दैट ये पलना स्कीम भी जो है ना, ये स्कीम अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। और इसके पहले भी स्कीम इसका नाम था, जिसका नाम था नेशनल क्रिश स्कीम, उसको सिर्फ नाम को मॉडिफाई किया गया है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब सेंटर कुछ पैसे देगी, स्टेट कुछ पैसे देगी, और इसका मेन एम यही है दैट बच्चों के लिए एक डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके। और इससे फ़ायदा ये भी होगा जब बच्चों का जो हेल्थ रहेगा, न्यूट्रिशनल हेल्थ, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा, है ना। अच्छा, ये जो कंपोनेंट है सामर्थ्य का, जो कि एक सब कंपोनेंट है मिशन शक्ति का। अच्छा, इसका फोकस क्या है? इसका फोकस जो है 2 तरीके का फोकस है। एक तो है आंगनबाड़ी क्रेच स्कीम, दैट इज ये ऐसे सेंटर्स होंगे जो कि आंगनबाड़ी सर्विसेज जहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं वहीं पर ये क्रिश फैसिलिटी रहेगी, है ना। और इसका अप्रोच, इसका एम ही होगा दैट कैसे होलिस्टिकली एड्रेस किया जा सके नीड ऑफ बोथ मदर्स एज वेल एज चिल्ड्रन। और एक होगा स्टैंड अलोन क्रिश, है ना, जहां पे जो वैसे क्रिश जो कि पहले नेशनल क्रिश स्कीम के अंडर थी ना, वही वाली स्कीम्स को क्रिश को बेसिकली सर्व किया जाएगा, उसी को फिर से बनाया जाएगा या फिर रिमॉडिफाई जो भी है। अच्छा, सवाल होता है क्रिश में कौन से बच्चे हैं? क्या 8 साल के बच्चों को भी वहां पे रखा जा सकता है? नहीं। ये स्कीम, इसका फोकस रहेगा ऑन चिल्ड्रन जो कि 6 मंथ से लेकर 6 साल तक के हो, है ना, ऑफ वर्किंग वुमेन। ध्यान दीजिएगा, वर्किंग मैन नहीं है ना। और वो भी कहाँ? रूरल एंड अर्बन एरियाज, हु आर एम्प्लॉयड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 15 days इन अ मंथ और 6 months इन अ ईयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे सोवरेन क्रेडिट रेटिंग के बारे में। क्यों न्यूज में था? क्योंकि रिसेंटली इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने रिसेंट पेपर में कंसर्न रेज किया था अबाउट दीज सोवरेन क्रेडिट रेटिंग सिस्टम के बारे में। नाउ क्रेडिट रेटिंग होता क्या है? जैसे सोचो, बहुत समय आप देखोगे पैसे देने वाले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, AIIB है उसमें, वर्ल्ड बैंक है उसमें। अब ये लोग या फिर कोई भी सोचो, कोई एक देश दूसरे देश को पैसे अगर दे रहा है उधारी में, है ना। अब सोचो कोई 2 देश दे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक है इंडिया, एक है श्रीलंका, ठीक है। अब कोई भी उधारी देने वाला ऑर्गेनाइजेशन किसको उधारी देने पसंद करेगी बताओ तो? इंडिया को या श्रीलंका को? इंडिया वैसा देश है जिसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, श्रीलंका वैसा देश है जिसका क्रेडिट रेटिंग पुअर है। तो ऑफ कोर्स कोई भी देश जो है ना इंडिया को लोन देने कोशिश करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है दैट इंडिया तो वापस कर देगी वो लोन को। या फिर सोचो कोई भी देश को इन्वेस्टमेंट करना है एक देश में, है ना, या फिर इंडिया में या फिर श्रीलंका में, तो क्योंकि इंडिया का अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छा होगा श्रीलंका से, तो वो देश कोशिश करेगी इंडिया में इन्वेस्ट करे, ना कि श्रीलंका में। क्यों? क्योंकि उनको डर रहेगा श्रीलंका का तो आर्थिक स्थिति ऐसे ही अच्छी नहीं है भाई,
कल को अगर श्रीलंका अपने लोन देने में डिफॉल्ट कर जाए तो क्या होगा? हमारा तो पैसा डूब जाएगा, हमारी तो इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अब जो मैंने बोला ना, इंडिया में और श्रीलंका में कौन पैसे इन्वेस्ट करेगा या फिर क्या, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कुछ कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, है ना। अब जैसे सोचो इंडिया का क्रेडिट रेटिंग है ए, है ना, और श्रीलंका का एक बार क्रेडिट रेटिंग है बी माइनस, है ना। तो इससे क्या समझ जाएगा, अरे भाई बी माइनस, अरे बाप रे बाप, इसका तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बहुत बर्बाद है जी, है ना। तो वही बोला गया, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है कोई भी कंट्री के क्रेडिट वर्दीनेस का। ये इवैल्यूएट करता है कंट्री का एबिलिटी दैट क्या ये कोई भी देश कोई अगर डेट ले रही है तो क्या उसको रिपे कर पाएगी विदाउट डिफॉल्ट। अगर हाँ रिपे अगर कर पाएगी तब तो कोई भी दूसरा जो डेट देने वाली एजेंसीज है वो आराम से उस देश को उधारी में पैसे देगी, राइट। तो ये काम है सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। कुछ कुछ जो स्टैंडर्ड एजेंसीज है दुनिया भर में, स्टैंडर्ड पुअर्स, मूडीज है, उसके बाद है फिच रेटिंग, ये सब भी कुछ कुछ स्टैंडर्ड रेटिंग है जो क्या हर देश के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, फिजिकल पॉलिसीज और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ट्रेड पोजीशन, ये सबको देखती है। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? Obtaining a good credit rating is crucial for assessing funding in international bond market as well as attracting foreign investment। जी हाँ, वही बोला गया है दैट एक अच्छा जो गुड क्रेडिट रेटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है अगर आपको फंडिंग को एसेस करना है इन इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, और साथ ही साथ अगर आपको अट्रैक्ट करना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो यस इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस बोरोइंग कॉस्ट इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, है ना, अलाउइंग कंट्रीज विथ हायर रेटिंग टू बोरो एट लोअर इंटरेस्ट रेट। जैसे वही बोला, जैसे इंडिया और श्रीलंका, है ना, तो इंडिया का क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा अच्छा है, श्रीलंका का क्रेडिट रेटिंग कम है ना। तो अगर इंडिया एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले रही है और श्रीलंका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले रही है, इंडिया बोलेगी देखो भाई हम आपको लोन को 5% इंटरेस्ट से दे देंगे। अब श्रीलंका क्या सोच रही है, अरे भाई 5% इंटरेस्ट में अगर मैं बोलूं मेरे को तो ये देगा ही नहीं, तो चलो मैं बढ़ाकर 10% इसको दे दे रहा हूं या फिर 9% दे दे रहा हूं, तो इसी लालच में ये वाला इंसान जो हमको लोन दे देगा। समझ रहे मैं यहां पे क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट। तो यही है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम करना, दैट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करता है, हर देश को रेटिंग्स प्रोवाइड करता है जिससे कोई भी जो भी लोन देना उनको वो डिसाइड कर सके दैट किस देश में लोन देना या फिर इन्वेस्टमेंट करना है और किस देश में नहीं करना है। समझ लो बात। अब हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा क्या कंसर्न को रेज किया गया है वो देखते हैं। इन्होंने बोला है दैट देखो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो रेटिंग देने में ये लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं दिखाते हैं। अब ये रेटिंग कौन डिसाइड करता है, कौन एक्सपर्ट करता है, उसको कैसे आप सेलेक्ट करते हो, नहीं आप दिखा रहा हो। वेरियस पैरामीटर्स जो आप ले रहे हो, हर पैरामीटर्स के क्या क्या वेट्स आप असाइन कर रहे हो वो आपने बिल्कुल नहीं बताया। आप बिल्कुल एक सब्जेक्टिव असेसमेंट दे रहे हो जो क्या फेवर कर रही है एडवांस्ड इकोनॉमीज को ही। What about डेवलपिंग इकोनॉमीज, what about अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। अरे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भी तो डेवलपिंग बनना है और डेवलपिंग जो कंट्रीज है उनको भी तो डेवलप बनना है ना। तो इनके भी अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छे हो तो अच्छा होगा, बट इनके असेसमेंट ऐसे होता है ना जो कि एडवांस्ड इकोनॉमीज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखता है। बिटवीन 2006 एंड 2022 बोला जा रहा है इंडिया का जो जीडीपी बहुत ज़्यादा राइज हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है, बल अभी भी हमारा अगर क्रेडिट रेटिंग अगर देख लोगे अभी भी लोअर है, और यही पॉइंट आपको दिमाग में फिट करना है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट इन योर नोट कॉपी। कभी भी अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को आपको डिफेम करना हो ना, या फिर अगर क्वेश्चंस में ऐसा कुछ आ जाए दैट इंडिया की इकोनॉमी तो इतनी ज़्यादा बूम अप हो रही है पर तभी भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं आ रहे, है ना, क्रेडिट रेटिंग में इतने पुअर क्यों है, तो आपको ये वाला पॉइंट को घुसाना पड़ेगा।
ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हेविली रिलाई ऑन वर्ल्ड बैंक का गवर्नेंस इंडिकेटर, जो कि एक्सप्लेन करता है ओनली 68% ऑफ इंडियाज रेटिंग। नेक्स्ट, इंडिया बांग्लादेश ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में था, इंडियन बांग्लादेश के ऑफिशियल्स ने एम्फेसाइज किया था दैट दोनों देशों के बीच में एक कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट होना चाहिए जिससे एड्रेस किया जा सके ट्रांसबॉर्डर क्राइम्स। साथ ही साथ शिपिंग सेक्रेटरी लेवल टॉक्स भी हुए थे इंडिया बांग्लादेश के बीच में ढाका में, और उसमें कंक्लूड किया गया कुछ डिसीजंस, जिसमें बोला गया क्यों ना दोनों देशों के बीच में वीज़ा इशू को ईज कर दिया जाए, शोर लेवल फैसिलिटी और जो सी फेरर्स हैं उनके भी रिपैट्रिएशन कर दिया जाए दोनों देशों के बीच में, और भी कुछ की आउटकम्स जो थे वो सब डिस्कस करेंगे। जैसे बोला गया है दैट इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए दोनों देशों के बीच में लैंड रूट। कहाँ पर? राधिकापुर और हल्दीबाड़ी में। हल्दीबाड़ी कहाँ है? ये वाला रीजन। और राधिकापुर कहाँ है? ये वाला रीजन। तो बोला जा रहा है इस वाले जोन में हमको लैंड रूट्स को प्रॉपरली इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिससे दोनों देशों के बीच में ट्रेड और कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सके। बांग्लादेश प्लान्स टू एक्सटेंड द इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट डेजिग्नेटिंग सफरदेगी एज न्यू पोर्ट ऑफ कॉल। नाउ इंडिया का जो सफरदेगी पोर्ट है ना, यहाँ पे बोला गया है क्यों ना इसको नया पोर्ट ऑफ कॉल हम लोग इस्टेब्लिश कर ले। पोर्ट ऑफ कॉल मतलब वो दैट इज नॉट द रियल पोर्ट पर से, बट जैसे क्या होगा ना, जैसे सोचो कोई एक पोर्ट है ना, अब ये पोर्ट बहुत ज़्यादा बिजी है ना, अब इस बिजी पोर्ट को सर्व करने के लिए क्या होगा, कुछ पोर्ट ऑफ कॉल होना चाहिए जहाँ पे शिप्स जो है टेम्पररी यहाँ पर रुके, जैसे यहाँ पर शिप खाली होता है वैसे यहाँ से शिप इधर आ जाए, समझ रहे हो बात, उसको कहा जाता है पोर्ट ऑफ कॉल। नेक्स्ट बोला गया कॉमन ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए, है ना, दोनों देशों के बीच में रूट पे, जिससे नेविगेशन और ट्रैकिंग को स्ट्रेंथन किया जा सके। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना ट्रेड फैसिलिटेशन, वही है ये कॉमन ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन। ये क्या है? ट्रेड फैसिलिटेशन ही है ना, जिसमें क्यूआर कोड लगाकर फटाफट जिससे एक रीजन से दूसरे रीजन माल को पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट, इंक्लूजन ऑफ पायरा सी पोर्ट इन द एग्रीमेंट ऑफ यूज ऑफ चट्टोग्राम एंड मोंगला पोर्ट्स फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया दैट बांग्लादेश का जो ये मोंगला और चट्टोग्राम पोर्ट्स है ना, उसके साथ साथ पायरा सी पोर्ट को भी इंक्लूड किया जाए, जिससे क्या इस रीजन में मूवमेंट को ऑफ स्टेट्स को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। इनफैक्ट बांग्लादेश ने ये भी बोला गया है दैट ये चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट जो है ना, इसको इंडिया यूज कर सकती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन द 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दैट इज त्रिपुरा, असम एंड मेघालय। क्यों? क्योंकि अगर देख लोगे वेस्ट बंगाल को छोड़कर बांग्लादेश का बॉर्डर किन किन के साथ मिलता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, एक तो असम, मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, राइट। बट यहाँ पे इन्होंने बोला त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में अगर कोई माल आपको पहुंचाना है तो यस आप मोंगला और चट्टोग्राम पोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट प्रयास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रयास स्टैंड्स फॉर प्रोमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। क्यों ये न्यूज में था? क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ने लॉन्च किया है इस प्रोजेक्ट प्रयास को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी देर बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं, बट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट प्रयास के बारे में। प्रोजेक्ट प्रयास, इसका एम क्या है? इसका एम है कैसे फैसिलिटेट किया जा सके सेफ, ऑर्डरली और रेगुलर माइग्रेशन फॉर इंडियन वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स। मतलब इंडिया में जो वर्कर्स हैं, इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कैसे सेफ, ऑर्डरली और रेगुलर माइग्रेशन को इंश्योर किया जा सके। ये कंसोलिडेट करता है स्टेट लेवल इनिशिएटिव और साथ ही साथ फोकस करता है ऑन इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, है ना, जो भी स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स एंड है उनको बेसिस में कोऑर्डिनेट किया जाना चाहिए। वही है इसका एम प्रोजेक्ट प्रयास का। इनफैक्ट प्रोजेक्ट प्रयास जो है ना,
ये क्या क्या इन्वॉल्व करती है? ये बेसिकली देखती है माइग्रेशन ट्रेंड को, स्टडी करती है माइग्रेशन ट्रेंड को, दैट किस देश से किस देश में माइग्रेशन ट्रेंड हो रहा है। अगर यहाँ पे इंडिया की बात पड़ रही तो इंडिया से कहाँ पर ज़्यादा माइग्रेशन ट्रेंड हो रहा है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करती है माइग्रेशन के नीड्स को और लॉन्च करती है इनिशिएटिव्स जिससे रेज किया जा सके अवेयरनेस अबाउट द सेफ माइग्रेशन प्रोसेस। साथ ही साथ इसका गोल होगा स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन गवर्नेंस, है ना, दैट कैसे इंटरनेशनल माइग्रेशन गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जा सके, है ना। तो ये काम होगा ऑफ कोर्स हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में मिलकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन का। नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन है तो है क्या? ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड करती है सर्विसेज और एडवाइसेस जो कि कंसर्न करती है माइग्रेशन को टू द गवर्नमेंट्स एंड माइग्रेंट्स, जो कि इंक्लूड करता है रेफ्यूजी, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन और साथ ही साथ माइग्रेंट वर्कर्स को। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1951 में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है फॉर द यूरोपियन माइग्रेशन जो क्या हेल्प करती है टू रीसेटल पीपल जो क्या डिस्प्लेस हुए थे बाई वर्ल्ड वॉर 2। देखो इसलिए तो बोला गया 1951 में ही सेट बनाया गया था। इसको एक परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1992 में ही, और अभी लेकिन ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। हर साल जो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट निकाला जाता है ना, वो इन्हीं के द्वारा निकाला जाता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन काम करती है 4 ब्रॉड एरियाज ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट में, जिसमें आता है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, कैसे माइग्रेशन को फैसिलिटेट करना, रेगुलेशन ऑफ माइग्रेशन एंड फोर्स्ड माइग्रेशन। ठीक है, तो ये आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आपको मेरा प्रॉब्लम भी समझ में आया होगा दैट क्यों बीच में एब्सेंट था। डोंट वरी गाइस, वी विल बी कंटिन्यूइंग, काइंडली कोऑपरेट। दिस वाज ऑल अबाउट द एंड ऑफ द डिस्कशन। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।